आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है ब्लड ग्रुप। वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं दिया है, यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनेगा। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में इसका उदाहरण देके दिया है तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ठीक कह रहा है, एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दाउ इट अपीयर टू बी सिमिलर। मतलब कि इंसान का जो ब्लड है वो दिखता तो सिमिलर है, मतलब आपका भी रेड है, हमारा भी रेड है, सबका ब्लड देखिएगा तो सबका रेड रेड ही है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट में वो डिफरेंट भी है, जिसके हिसाब से अब आगे देखते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। इसके कारण वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप मतलब कई सारे ग्रुप किए गए हैं, ब्लड के ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से टू सच ग्रुप आर ABO एंड RH आर द वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस ग्रुप में से दो ब्लड ग्रुप है जो पूरी दुनिया में वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, ABO एंड RH। तब ABO के बारे में पढ़ते हैं। ABO क्या है? ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ABO ग्रुपिंग। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen on RBC, namely A and B। यानी ABO के बारे में कह रहा है कि ABO ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन द RBCs नेमली A एंड B। यानी RBC के सरफेस पे दो एंटीजन पाए जाते होते हैं, जिसके कारण ABO ब्लड ग्रुप रखा गया है। एक एंटीजन A, एंटीजन B। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज एंटीजन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंटीजन। द केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, उसी को एंटीजन कहा जा रहा है। केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उसको एंटीजन कहा जाता है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। यानी कि अब RBC के सरफेस पे दो एंटीजन हो गए A एंड B, तो उनके प्लाज्मा में दो एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस प्रोटीन। यानी कि उस RBC के सरफेस में एंटीजन A हो गया और एंटीजन B हो गया, उसके रिस्पॉन्स में जो प्लाज्मा में प्रोटीन बनता है उसको एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है, the distribution of antigen and antibody in the four group of blood A, AB, AB, A, B, AB and O are given table 15.1। यानी कि ये द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन फोर ग्रुप ऑफ ब्लड, मतलब कि चार प्रकार के ग्रुप बताए गए, ए बी ए बी और ए बी और ओ। ये चारों ग्रुप में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो टेबल इस टेबल में बताया गया है। ठीक है, ब्लड देखिए, ब्लड ग्रुप एंड डोनर, ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। ठीक है, चारों ब्लड ग्रुप को देख लेते हैं। एक तो ये है ए, अगर ए आपका ब्लड ग्रुप है तो आपके एंटीजन आपके RBC के सरफेस पे ए जो है एंटीजन पाया जाएगा, और आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप आपका बी है तो आपके प्लाज्मा पे आपके प्लाज्मा के आपके RBC के सरफेस पे बी जो है एंटीजन
पाया जाएगा और इसके रिस्पॉन्स में क्या बनेगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए। ठीक, अब आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। ठीक, तो आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों पाया जाएगा और आपके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और ब्लड ग्रुप आपका ओ हो गया, तो आपके मतलब कि ओ मतलब आपके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा और आपके प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी दोनों होंगे। अब डोनर ग्रुप देख सकते हैं, डोनर ग्रुप दिया है इधर, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किससे किससे ब्लड ले सकते हैं, आपको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है। तो पहले तो ए है तो आपका ए वाला तो डोनेट करेगा ही, और ओ वाला भी डोनेट करेगा, क्योंकि ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो सबको डोनेट करेगा। आपका ब्लड ग्रुप बी है तो बी तो डोनेट करेगा ही, वो भी करेगा। बी के साथ ए बी है, ए बी को चारों डोनेट कर सकते हैं, ए बी और ओ। क्योंकि एंटीजन ए है एंटीजन बी है तो ए बी तो वैसे ही हो गया, ए बी और बी ओ। ठीक है, अब ओ है तो ओ को सिर्फ ओ ही डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप ही डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, you probably know that during blood transfusion any blood cannot used। मतलब कि यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब ब्लड चढ़ाया जाता है किसी को तो कोई भी ब्लड नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient with before the blood transfusion to avoid severe problem of clumping or destruction of RBC। मतलब कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, तो दोनों का मैचिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी जाएगा उसके कोई और आरबीसी देख के मतलब कि वो समझेगा कि दूसरे फॉरेन एलियन स्पीसीज का आरबीसी आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड का मैचिंग कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, द डोनर कंपैटिबिलिटी आल्सो शोन इन फिगर 15.1, टेबल 15.1, यानी कि डोनर कंपैटिबिलिटी यही बता रहा है, ये डोनर ग्रुप जो है ये भी दिखाया गया है कौन कौन सा डोनेट, किसको कौन डोनेट कर सकता है। ठीक है, टेबल तो हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फ्रॉम द above mentioned table it is evident that group O blood can be donated person with any blood group, hence O group individual are called universal donor। यानी जिस व्यक्ति के पास O ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लेकिन ये इजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन शायद ही मतलब इजी बनाना हो पेपर तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड, कि मतलब विच ऑफ द ट्रू अबाउट यूनिवर्सल डोनर। ठीक, आगे देखते हैं। पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, यानी कि ए बी जो है किसी भी ब्लड ए बी से तो रिसीव करेगा ही, साथ में ए, यहाँ देखिए यहाँ दिया ना, ए बी से तो रिसीव कर रहा है, भी ए से भी और बी से भी और ओ से भी, इन तीनों से भी रिसीव कर ले रहा है। देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि ऐसे पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये हम लोग पढ़े एबीओ ब्लड ग्रुप। आगे पढ़ते हैं। आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग आरएच ग्रुपिंग के बारे में कि आरएच ग्रुपिंग क्या है। ठीक, कह रहा है
another antigen, the RH antigen similar to be 1% in the rhesus monkey, hence RH। यानी कि एक और एंटीजन जो है होता है जो कि इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन। यानी कि 80% ह्यूमन के आरबीसी पे एक और एंटीजन है जिसको RH नाम दिया गया है। RH अब क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि RH जो एंटीजन है वो रिसस मंकी में एंटीजन पाया जाता है, उसके सिमिलर है, सिमिलर टू द प्रेजेंट इन द रिसस मंकी, इसलिए कहा गया है कि इसका नाम RH, हेंस RH, इसीलिए इसका नाम RH रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगली लाइन क्या कह रहा है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, मतलब जिसमें ये होता है उसको RH पॉजिटिव कहा जाता है। एंड दोज इन होम दिस एंटीजन आर एब्सेंट आर कॉल्ड RH निगेटिव, और जिसमें ये नहीं पाया जाता है इसको RH निगेटिव कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन है, RH पॉजिटिव हो गया, जिसके में नहीं है, जिसके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है, वो RH निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। यानी कि RH निगेटिव का अगर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव के साथ मिसमैच हो गया, मतलब कि किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ रहा है, तो RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में RH एंटीजन बनाने लगेगा, RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगा। देखा है ना, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एंटीबॉडी बनता है कि एंटीजन बनता है, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा वहीं से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन, ये आपको ध्यान में रखना है कि RH एंटीजन के अगेंस्ट में ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। ठीक, देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसलिए RH ग्रुप भी आल्सो मैच, मतलब उसको भी मैच करा लेना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी, मतलब कि उसको भी जरूरी है मैच कराना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ग्रुप ऑफ फीटस। यानी कि जो RH नेगेटिव है वो प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब प्रेग्नेंट मदर है, और RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है फीटस का जो है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। यानी सिंपल कह रहा है कि एक स्पेशल केस देखा गया RH इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसमें कि मतलब कि मम्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है और जो बच्चे का है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, अब कह रहा है RH एंटीजन of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of mother in first pregnancy। मतलब कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, पहली बार जो मदर प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती हैं, तो उस टाइम पे जो फीटस का ब्लड ग्रुप है वो मदर के ब्लड ग्रुप से नहीं, मतलब कि नहीं मैच करता है, मतलब कि उस टाइम वो एक्सपोज नहीं होता है। डू नॉट एक्सपोज मतलब कि मदर और बच्चे का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं करता है। ठीक है, अब कह रहा है द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, यानी कि बच्चे का और मदर का जो ब्लड है वेल सेपरेटेड, बहुत अच्छी तरह से सेपरेटेड होता है, अलग होता है। बच्चे का ब्लड अलग है और मदर का ब्लड अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपोज नहीं करते, यानी कि मिक्स नहीं होते। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, मतलब कि जब बच्चे का फर्स्ट बेबी का जब डिलीवरी होने वाला होता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कि चांसेस होता है टू एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, यानी कि फीटस के मतलब जो बेबी का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड से मैच, मतलब कि एक्सपोजर हो सकता है, कि मतलब कि मिक्स हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन
हर ब्लड यानी कि मदर का जो ब्लड है वो RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगता है। ठीक है, जब बेबी का RH पॉजिटिव है, उसके सरफेस पे एंटीजन है, मदर में नहीं है, तो जब में मिक्स हो गया ब्लड तो मदर का ब्लड जो है वो बनाने लगता है एंटीबॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी कि उनके जो आगे जो प्रेगनेंसी आएगी, द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द fetus of the blood of the fetus RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द fetal RBC यानी कि जो फर्स्ट के बाद सेकेंड वाला जो सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जब प्रेगनेंसी होगी, जब बेबीज होंगे तो उनके ब्लड में जो मदर के ब्लड में एंटीबॉडी जो बना है ना, तो जाके उनमें लीक होके मतलब प्लेसेंटा के थ्रू लीक होके एंटीबॉडी तो चला जा सकता है और बेबी का जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको दूसरा हाईलाइटर यूज करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव जो की है एंड डिस्ट्रॉय द RBC ऑफ फीटस मतलब फीटस के RBCs को फीटल RBCs मतलब बेबी का जो RBCs को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो एंटीबॉडी मदर में बना हुआ है RH के अगेंस्ट। ठीक है, अब कह रहा है दिस कुड बी फेटल टू फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। अब ये कह रहा है कि अगर RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसमें सीवियर एनीमिया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि अगर उसका फीटल का RBC डिस्ट्रॉय होता है तो कौन सा बीमारी होगा, तो सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, बेबी को सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड बी कॉज यानी कि बेबी के लिए ये फेटल भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है फेटल वर्ड। ठीक है, और आर में करके दिया है सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस यानी कि अगर ऐसा होता है तो क्या क्या हो सकता है, बेबी की या तो डेथ हो सकती है या तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा या सीवियर जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस यानी कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोसाइट तो आप लोग जानते हैं कि RBC का नाम इरिथ्रोसाइट है, तो RBC जो है बेबी का RBC डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसको कहा गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, अब कह रहा है दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड यानी मदर का अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो उनको फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद ही मतलब इमीडिएटली RH एंटीबॉडी anti-RH एंटीबॉडी उनको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसे अवॉइड किया जा सकता है, इसे बचा किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारा RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यानी कि अगला हमारा अब टॉपिक है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का थक्का जमना। ब्लड कैसे हमारे मतलब कि कहीं भी सीवियर मतलब कट हो जाता है बॉडी में तो कैसे ब्लड वहाँ पे क्लॉट करता है, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं NCERT क्या कहती है। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर है, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर मतलब हम खुद से अपना फिंगर क्यों काटेंगे, अरे भाई चांस हो गया। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, जब कट योर फिंगर या हर्ट योर सेल्फ, देख NCERT करी हर्ट योर सेल्फ मतलब खुद से, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कि जहाँ पे अगर कट हो गया बाई चांस कहीं कट हो जाता है तो जो ब्लीडिंग मतलब ब्लड होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक मतलब बाहर नहीं आता, कुछ समय बाद स्टॉप हो जाता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम मतलब कि नॉर्मली ऐसे ब्लड कुछ टाइम बाद जो वहाँ से बहना रुक जाता है। ठीक है, पूछ रहा है डू यू नो
वाई, हाँ भाई हमें पता है क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉट हो जाता है उसी के बारे में एनसीईआरटी बताएगी। ब्लड एग्जिबिट कोआगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी और ट्रामा। कोई इंजरी और ट्रामा होता है उसके रिस्पॉन्स में ब्लड जो है कोआगुलेशन और क्लॉटिंग दिखाता है। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि यह मैकेनिज्म जो डेवलप किया गया है बॉडी के थ्रू, क्यों डेवलप किया गया है, मतलब कि बॉडी से ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस ना हो। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट, यह एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट मतलब बचाव से, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव लॉस ऑफ मतलब ज़्यादा मात्रा में ब्लड के ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस ना हो, उसी के लिए ये मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। ठीक है, you would have observed a dark reddish brown scum form at the site of cut or injury over a period of time। मतलब कि आप देखते हैं कि जहाँ पे कट लगा रहता है, कट जाता है, वहाँ पे डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म हो जाता है, वहाँ पे एक डार्क रेडिश कलर का जो है थक्का बन जाता है एट साइड ऑफ कट, या जहाँ पे साइड कटा हुआ होता है, और एन इंजरी ओवर अ पीरियड या थोड़े समय बाद वहाँ पे डार्क रेड कलर का थक्का जम जाता है। ठीक है, अब वो है क्या, उसी के बारे में बता रहे हैं एनसीईआरटी। इट इज ए क्लॉट और कोअगुलेशन फॉर्म मेनली of a network of a thread called fibrin in which dead and damaged form element of blood are trapped। यानी कि वो क्या होता है, इट इज ए क्लॉट और कोअगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, यानी थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन, फाइब्रिन का थ्रेड होता है। ठीक है, वहीं जाके वहाँ पे क्लॉट बना देता है। इट इज ए क्लॉट और कोअगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप। यानी कि फाइब्रिन का जो है, फाइब्रिन जो है वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब नेट जैसा नेटवर्क ऑफ थ्रेड मतलब थ्रेड का नेटवर्क बना लेता है, जहाँ पे डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट जो है वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। ठीक है, अब बता रहा है कि फाइब्रिन बनता कैसे है। तो फाइब्रिन जो है प्लाज्मा में एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, जो फाइब्रिन जो है फाइब्रिनोजन के फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, जब प्लाज्मा फाइब्रिनोजन पे आके थ्रोम्बिन एक्ट करता है तब जाके फाइब्रिन बनता है। ठीक है, thrombin in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। अब थ्रोम्बिन्स भी है जो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है प्रोथ्रोम्बिन के रूप में। ठीक है, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर द एबोव रिएक्शन। अब थ्रोम्बोकाइनेज जो है इस जो भी रिएक्शन है उसके लिए जरूरी है। ठीक है, दिस complex is formed by a series of linked enzyme reaction linked enzymic reaction cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state। ठीक है, यानी कि जो थ्रोम्बोकाइनेज हमारा एंजाइम है, ये ये जाके एक्ट करता है किस पे, प्रोथ्रोम्बिन पे। प्रोथ्रोम्बिन क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन जो है जाके एक्ट करता है फाइब्रिनोजन पे, तो फाइब्रिनोजन क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है। और फाइब्रिन जाके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे सीवियर कट होता है वहाँ पे नेटवर्क ऑफ थ्रेड बना देता है, जहाँ पे डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट जो है वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म है क्लॉटिंग बनने का, और इसी को कहा जाता है दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द सीरीज लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन कॉल्ड कास्केड प्रोसेस। इस सब पूरे प्रोसेस को कास्केड प्रोसेस कहा जा रहा है, क्योंकि
ये तो एक तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में सब्सटेंस है, ऊपर से ये एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। यही है हमारा कास्केड प्रोसेस, ठीक। An injury or trauma stimulate the platelets in the blood, release certain factor which activate the mechanism of coagulation। यानी कि जब इंजरी या ट्रॉमा होता है, इंजरी या कहीं कट पीट जो भी होता है, जब होगा तो प्लेटलेट को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। यानी कि अब ये प्लाज्मा पे चला गया कि अगर प्लाज्मा सर्टेन फैक्टर रिलीज करेगा जो कि कोआगुलेशन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्या कर रहा है, सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो इनिशिएट द कोआगुलेशन। यानी कि जहाँ पे कट पिट हुआ रहता है वहाँ के टिश्यू भी रिस्पॉन्सिबल है, सर्टेन फैक्टर जो है उसको भी रिलीज करता है टिश्यू के द्वारा, और कुछ फैक्टर प्लाज्मा के, ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन को इनिशिएट करता है, यानी कि एक्टिवेट करता है, यानी स्टार्ट कराता है, ठीक है। अब कह रहा है कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। यानी कि कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉटिंग, ऐसे ऐसे क्लॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैस्केड प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, कैस्केड प्रोसेस के बारे में बन सकता है, और पूछ देगा कि थ्रोम्बोकाइनेज किसको एक्टिवेट करता है, थ्रोम्बिन को, फाइब्रिन को, फाइब्रिनोजन को, प्रोथ्रोम्बिन को। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है जाके एक्टिवेट करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और थ्रोम्बिन जाके एक्ट करेगा फाइब्रिनोजन पे, तो फाइब्रिनोजन जो कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो है जाके नेटवर्क ऑफ थ्रेड, मतलब कि वहाँ पे थ्रेड जहाँ पे कटा रहता है वहाँ पे थ्रेड बना लेता है, तो वहाँ पे जो भी मटेरियल होता है वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाता है, वहाँ पे क्लॉटिंग बन जाता है। और एक लाइन ये भी है, कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कौन सा आयन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम आयन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्लॉटिंग। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब लिम्फ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या है, ठीक है। कह रहा है लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड है। एज एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, मतलब कि ब्लड जो है कैपिलरी में बहता हुआ टिश्यू तक पहुंचता है। सम वाटर along with many small water soluble substance move out into the spaces between the cell and tissue, leaving larger protein and most of the form element in the blood vessel। यानी कि मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स को और लार्जर प्रोटीन को छोड़ के जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल, सम वाटर along with many small water soluble, some water along with many small water soluble substance move out into the spaces between cell and tissue। यानी कि सेल और टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस होता है उसमें सम वाटर along with many small soluble substance, मतलब पानी के साथ कुछ स्मॉल छोटे छोटे कण जो है वहाँ से मूव करके स्पेसेस में चले जाते हैं, ठीक है। लिविंग लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट द ब्लड, मतलब कि ब्लड में जो है लार्जर प्रोटीन रह जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द फॉर्म अधिकतर मतलब कि एलिमेंट जो है ब्लड में ही रह जाते हैं। अब कह रहे हैं दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। अब इसी फ्लूइड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड को यहाँ पे लिम्फ भी बताया गया है, ठीक है। इट है द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा, यानी कि इसमें टिश्यू फ्लूइड में सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे प्लाज्मा में है वैसे वैसे टिश्यू में भी है। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्या जो लिम्फ है या टिश्यू फ्लूइड है वो प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में आयन पाए जाते हैं
वो इसमें भी सेम मात्रा में सेम सभी पाए जाते हैं या कुछ नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ इट है द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वही मिनरल जो है इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस ईटीसी बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, यानी कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और गैस मतलब गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है वो इसके थ्रू टिश्यू फ्लूइड के थ्रू भी होता है। ठीक है। An elaborate network of vessels called lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major vein, यानी कि एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, मतलब वेसल्स का ये मतलब एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम हो जाता है जो इस पूरे फ्लूइड को लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन, जो मेजर वेन है उसमें ले जाके इसको वापस डाल आता है। ठीक है। मतलब टिश्यू और सेल्स के साइड से उठाएगा, ले जाके मेजर ट्रेन में इसको ले जाके डालेगा, पुनः वहाँ से ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक। अब कह रहा है द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। अब यहाँ से ये लाइन है द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है। लिम्फ इज अ कलरलेस, लिम्फ एक कलरलेस fluid containing specialized lymphocytes which are responsible in the immune response of the body। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो कंटेन करता है स्पेशलाइज लिम्फोसाइट, स्पेशलाइज लिम्फोसाइट को कंटेन कैरी करता है स्पेशलाइज लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो लिम्फोसाइट है इम्यून रिस्पॉन्सिबल के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। Lymph is also an important carrier of nutrient, हार्मोन etc। लिम्फ जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलाई। फैट जो है एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ, फैट जो है डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब होता है, वो लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ठीक है। जो इंटेस्टाइन में विलाई होता है उसमें जो लिम्फ होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, उसी में जाके फैट उसी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। ये था हमारे लिम्फ के बारे में। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा। ठीक है। बाकी का नेक्स्ट जो बचा हुआ है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लाइन से ही बनेगा। ठीक है। बाय बाय।